नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 27 जनवरी 2000 की शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का यहाँ पे घटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे की नोट होती है, यहाँ पे की नोट नहीं है। बाकी देखिए वन नोट है, आउटलुक है, एक्सेल है, ये की नोट नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज में शामिल क्या क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। की नोट इसका घटक नहीं है, बल्कि यह एक डिफॉल्ट एप्पल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग iOS के लिए प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो कौन सा था, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, यहाँ पे केरला हो जाएगा, ठीक है, केरल स्टेट हो जाएगा। देखिए 1957 में केरल विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। EMS नंबूदरीपाद के 5 निर्दलीय विधायकों की मदद से पहली निर्वाचित सरकार बनाई। 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कानपुर में पहली पार्टी सम्मेलन की स्थापना किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में एक राजनीतिक दल है जिसका केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में एक शक्तिशाली अस्तित्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये मुंबई में हो जाएगा। देखिए RBI का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता, अब कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे मुख्य रूप से RBI के रूप में जाना जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय रुपये की आपूर्ति को नियंत्रित करने, जारी करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। देखिए IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित किया गया था। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची, जो कि 1964 में स्थापित किया गया था, यह जैविक प्रजातियां की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। उसके बाद जान लीजिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। इसे प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कम आबादी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि अक्टूबर 2020 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो अजय त्यागी थे, ठीक, अजय त्यागी। देखिए श्री अजय त्यागी भारतीय सरकार के अपर सचिव स्तर के वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। श्री अजय सेठ अंशकालिक सदस्य हैं सेबी के। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी को अगले 18 महीनों के लिए विस्तारित दिया गया है। अजय त्यागी जो 30 साल के अनुभव के साथ एक कैरियर सिविल सेवक भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, तो ये विशाख दत्त ने लिखा था। देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। वह एक भारतीय संस्कृति कवि और नाटककार थे। विशाख दत्त के केवल 2 नाटक, जो कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है। फिर जान लीजिए कि विशाख दत्त चंद्रगुप्त 2 के समकालीन थे और इतिहास में 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 5वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रहते थे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का अब तक का एकमात्र जीवित नाटक है, हालांकि उनके द्वारा बताए गए एक अन्य कार्य के अंश मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी दैनिक पत्र विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो यहाँ पे देखिए ये तलवार हुआ था, फिर हिंदुस्तान हुआ था, इंडियन सोशलिस्ट हुआ था, ये युगांतर नहीं हुआ था। देखिए युगांतर पत्रिका 1906 में कलकत्ता में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्थापित एक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में अपनी गिरफ्तारी तक युगांतर अखबार के संपादक के रूप में कार्य किया था। इसने बरिंदर कुमार घोष और अरविंदो घोष सहित कई प्रसिद्ध बंगाली क्रांतिकारियों के लेख भी प्रकाशित किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि DRDO के द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी मिसाइल हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये कौन हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये अस्त्र हो जाएगा, ठीक है, अस्त्र। देखिए अस्त्र DRDO भारत द्वारा विकसित अभी सभी मौसम परिदृश्य सीमा हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह भारत के द्वारा बनाई गई पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
अस्त्र MK1 की मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर तक है और यह 4.5 मैक की गति से यात्रा कर सकता है। मिसाइल के साथ साथ स्थानीय रूप से विकसित KU बैंड सक्रिय रडार मार्गदर्शन प्रणाली और 15 kg वारडेह भी है। भारत डायनेमिक्स 400 अस्त्र MK1 मिसाइलों और इनसे जुड़े उपकरणों की आपूर्ति करेगा, जिसकी आपूर्ति जो 4 वर्षों में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि किस भारतीय मूल के स्कॉटिश आविष्कारक ने कैश मशीन के विकास का बेड़ा उठाया, जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि ATM भी कहा जाता है। तो ये किसने किया था आविष्कार? ये क्या था? जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। देखिए, जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरन, जिनका जन्म 23 जून 1925 को शिलोंग, जो कि मेघालय में है, भारत में हुआ था। जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरन एक भारतीय ब्रिटिश आविष्कारक थे जिन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने पहली कैश मशीन स्थापित किया, जिसे कभी कभी ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ATM कहा जाता है। पहली डी ला रू ऑटोमेटिक कैश सिस्टम मशीन, जिसे बार्कले कैश भी कहा जाता है, जून 1967 में उत्तरी ग्रेटर लंदन में बार्कलेज बैंक की एनफील्ड शाखा के बाहर स्थापित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ये माउंट वसुवियस तो है, माउंट एटना भी है, कोटोपैक्सी भी है, ये माउंट ब्लैक ये नहीं है। देखिए, माउंट ब्लैंक एल्प्स और पश्चिम यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 4807.81 मीटर है। यह केबल कार पर्वत श्रृंखला में कोरमायूर से सोमेनिक्स तक जाती है। यह एल्ब्रुस पर्वत के बाद यूरोप का दूसरा सबसे प्रमुख पर्वत है। यह पूरे विश्व में 11वां सबसे प्रमुख पर्वत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू किया गया था? तो ये कौन सा योजना था? ये था, देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये था। देखिए, 2005 में भारत ने एक राष्ट्रीय गरीबी विरोधी कार्यक्रम शुरू किया, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। इस योजना में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर प्रति वर्ष 100 दिनों तक अकुशल शारीरिक श्रम की पेशकश किया गया। यह वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। नरेगा केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होगा और 5 साल के भीतर पूरे देश को कवर करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा तूतीकोरिन हो जाएगा। देखिए, तूतीकोरिन पारंपरिक रूप से मोती मछली पकड़ने और नौवहन गतिविधियों, नमक के उत्पादन और अन्य संबंधित व्यवसाय के लिए जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में एक बंदरगाह शहर है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस जगह से स्वतंत्रता सेनानी VO चिदम्बरनार ब्रिटिश शासन के दौरान स्वदेशी शिपिंग कंपनी का संचालन करते थे। उसके बाद जान लीजिए कि केंद्र जहाजरानी मंत्री श्री GK वासन ने तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम में परिवर्तन को VO चिदम्बरनार बंदरगाह के रूप में चिन्हित करते हुए नाम बोर्ड का अनावरण भी किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कि यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह यहाँ पे कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए रोटरडम हो जाएगा। ठीक है, रोटरडम। देखिए, पोर्ट ऑफ रोटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे वार्षिक कार्गो थ्रूपुट के अनुसार यह दुनिया में छठा सबसे बड़ा है। रोटरडम दक्षिण हॉलैंड, जो कि यूरोप में है, कि डच प्रांत में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। रोटरडम दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो पूर्वी एशियाई के बाहर स्थित है। वर्ष 1962 से 2004 तक रोटरडम वार्षिक गार्नो टन भार क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन एक घास का मैदान यहाँ पे नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कौन है, ये फैन नहीं होगा। ठीक है, बाकी सवाना प्रेरी स्टेप ये हो जाएगा। देखिए, पूर्वी इंग्लैंड में दलदल, जिसे पंख भूमि के नाम से भी जाना जाता है, एक समृद्ध पारिस्थितिकी और कई प्रजातियों का समर्थन करने वाला एक स्वाभाविक रूप से दलदली क्षेत्र है। दलदली भूमि या पूर्वी दलदली भूमि के एक व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए स्थानीय शब्द है। यह क्षेत्र के विशिष्ट प्रकार के दलदल को भी निर्दिष्ट करता है, जिसमें तटस्थ या क्षारीय जल और अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में भंग खनिज होते हैं, लेकिन कुछ अन्य पौधे पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि कौन सी नदी है जो लंदन से होकर के बहती है? तो कौन सा नदी होगा? ये थेम्स नदी हो जाएगा। ठीक है, थेम्स नदी। देखिए, थेम्स नदी प्राचीन तमेसिस या फिर तामेसा, जिसे आइसिस नदी भी कहा जाता है, दक्षिणी इंग्लैंड की प्रमुख नदी है। यह पूरी तरह से इंग्लैंड में सबसे लंबी नदी है और सेवर्न नदी के बाद यूनाइटेड किंगडम में दूसरी सबसे लंबी नदी है। नदी ग्लुस्टरशायर में थेम्स सीधे से निकलती है और थेम्स नदी मुख के माध्यम से टिलबरी, एसेक्स और ग्रेवसेंड केंट के पास उत्तरी सागर में बहती है। थेम्स पूरे ग्रेटर लंदन में भी बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि भारत के निम्न में से कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा।
देखिए नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। कई मायनों में दोनों राज्यों में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम की वापसी को अधिक सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? इसे ब्रेग्जिट कहा जाएगा, ब्रेग्जिट। देखिए ब्रेग्जिट ब्रिटेन और एग्जिट शब्दों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो कि 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के यूरोपीय संघ से हटाने को संदर्भित करता है। ईयू छोड़ने वाला एकमात्र संप्रभु राष्ट्र यूके है। 1 जनवरी 1973 से यूके यूरोपीय संघ और यूरोपीय समुदाय दोनों से संबंधित है। उसके बाद जान लीजिए कि ब्रेग्जिट के बाद उत्तरी आयरलैंड से जुड़ी कुछ परिस्थितियों को छोड़कर ब्रिटिश कानून अब यूरोपीय संघ के कानून या फिर यूरोपीय न्यायालय के फैसलों पर प्राथमिकता नहीं लेते हैं। प्रासंगिक यूरोपीय संघ कानून अभी भी यूरोपीय संघ अधिनियम 2018 के तहत घरेलू कानून है जिसे यूके अब संशोधित या फिर निरस्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में। 2000 से 2015 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और 2015 से 2030 वैश्विक लक्ष्य इन पृथ्वी सम्मेलनों के परिणाम है। पहला सम्मेलन जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में यहाँ पे आयोजित किया गया था। उसके बाद पिछला जो है पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो 20 भी कहा जाता है 2012 में रियो डी जेनेरियो में भी हुआ था। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। और 19 पे का वह सिस्टम जो आईपी पते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, तो उसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखिए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस जिसको बोलते हैं एक वेब सेवा है जो डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करती है। क्योंकि डोमेन नाम अक्षरात्मक होते हैं इसलिए उन्हें याद रखना आसान होता है। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर यूआरएल और डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और उपयोग कर सकता है। वे ट्रांसलेट करते हैं कि एक यूजर एक ब्राउजर में क्या टाइप करता है जिसे मशीन एक वेब पेज की तलाश करने के लिए उपयोग कर सकती है। उसके बाद जान लीजिए कि ट्रांसलेट और लुकअप की इस प्रक्रिया को डीएनएस रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में संरक्षित होता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव संरक्षित रहता है। देखिए एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छद चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में खुद को संरक्षित करता है। पृथ्वी का चुंबक उत्तरी ध्रुव चुंबक के दक्षिण ध्रुव को आकर्षित करता है। वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर को इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव के रूप में जाना जाता है और वह सिरा जो भौगोलिक दक्षिण की ओर इशारा करता है उसे चुंबक के दक्षिण ध्रुव के रूप में जाना जाता है। चुंबक एक ऐसा वस्तु है जो चुंबक क्षेत्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये रमेश चंद्र बनर्जी थे। रमेश चंद्र बनर्जी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। रमेश चंद्र बनर्जी एक भारतीय बैरिस्टर भी थे। वे कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्र थे और इसके विधि संकाय के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1885 में 28 से 31 दिसंबर तक बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि अल हिलाल समाचार पत्र की स्वतंत्रता सेनानी शुरू किया था, तो किसने? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। देखिए अल हिलाल भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा स्थापित एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और भारतीय मुसलमानों को बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए इसके प्रोत्साहन के लिए एक उल्लेखनीय था। अल हिलाल 1912 से 1914 तक चला जब इसे प्रेस अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था। अल हिलाल का पहला संस्करण 1912 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो कि आगरा अब उत्तर प्रदेश स्टेट में है। 43 किलोमीटर दूर है वहां से। बुलंद दरवाजा जिसे विजय के द्वार के रूप में भी जाना जाता है को मुगल सम्राट अकबर के गुजरात पर अपनी जीत को याद करने के लिए वर्ष 1575 ईस्वी में बनाया गया था। यह जामा मस्जिद के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी है और यह मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण भी है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कि निम्न में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो यहाँ पे किसका स्थापना नहीं किया है? तो यहाँ पे देखिए पोनार का स्थापना नहीं किया है। देखिए परम धाम आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1934 में वर्धा से 5 मील दूर पोनार गांव में धाम नदी के तट पर किया था। विनोबा भावे 1921 में अहमदाबाद की तर्ज पर एक सत्याग्रह आश्रम शुरू करने के लिए वर्धा आए थे। विनोबा भावे भूदान यज्ञ यानी कि भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे। गांधी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित सादगी के जीवन की ओर अग्रसर किया है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे कौन नहीं था? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वरिंदर कुमार घोष ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए राजेंद्र लाहिड़ी ये हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए, अनुशीलन समिति एक भारतीय फिटनेस क्लब था जिसका उपयोग ब्रिटिश विरोधी भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक छिपे हुए समाज के रूप में भी किया जाता था। अनुशीलन समिति का जो नेतृत्व है राष्ट्रवादी अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंदर घोष ने किया था, जो इतालवी राष्ट्रवाद और काकुजो ओकाकुरा के अखिल एशियाईवाद जैसे दर्शन से प्रभावित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के प्रभाव के कारण 1920 के दशक में संगठन हिंसा के अपने दर्शन से हट गया था। उसके बाद जान लीजिए कि बंगाल के अनेक कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय के दौरान संगठन के साथ संपर्क होने के कारण आरोप लगाया गया था उस पर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1982 ईस्वी को। देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि इंडियन एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में भारत में संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में था। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में भारत के विदेश व्यापार के वित्त पोषण, सुविधा और प्रचार के उद्देश्य से किया गया था। यह निर्यात और आयात के वित्त पोषण में लगे संस्थानों के कामकाज के समन्वय के लिए भारत में प्रमुख वित्त संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखिए टैली हो जाएगा। देखिए, टैली का मतलब क्या था? ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन आर्ट्स। टैली एक मजबूत अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए एक संपूर्ण सिस्टम हो सकता है। यह सरकार जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। यह बैलेंस शीट याद करने, टैक्स रिटर्न और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दाखिल करने, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जीएसटी की गणना आदि में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो ये आर्द्रता मापता है। देखिए, एक हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में वायु में आर्द्रता या फिर जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। मनुष्यों के लिए आर्द्रता की जो एक आदर्श सीमा है 30 से 50% के बीच होती है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की गणना आर्द्रता मापी के द्वारा की जाती है। यह प्रतिशत में परिमाण दिखाता है। एक हाइग्रोमीटर में 2 थर्मामीटर होते हैं। एक को शुष्क कलब कहा जाता है और दूसरा का नाम बल्ब है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में आम चुनाव को नियंत्रित करने के लिए जनवरी 1950 में भारत आयोग का गठन किया गया था। वह पद्म भूषण के नागरिक सम्मान के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि इसरो के द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित किया गया अंतिम उपग्रह कौन सा था? CMS-01 था ये, ठीक है, CMS-01। देखिए, CMS-01 जिसे पहले जीसैट 12 के नाम से जाना जाता था, एक संचार उपग्रह योजना हो सकता है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा विकसित की जा सकती है। पुराने उपग्रह जीसैट 12 एक के नवीकरण के लिए CMS-01 की जांच की गई है। यह दूर शिक्षा, दूर चिकित्सा, आपदा प्रबंधन सहायता और सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। CMS-01 एक संचार उपग्रह हो सकता है जिसकी कल्पना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि IPL 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए किसे पर्पल कैप से नवाजा गया था? ये किसे किया गया था? देखिए, ये कैगिसो रबाडा को मिला था पर्पल कैप। कैगिसो रबाडा IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज थे जिन्होंने 17 मैचों में 30 विकेट लिए, जिसमें से 2-4 विकेट लेकर सीजन के सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में पर्पल कैप जीती। दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने 17 मैचों में 13.13 की स्ट्राइक रेट से 30 विकेट झटकी। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 2022 में 27 विकेट के साथ पर्पल कैप जीते थे। और 32 अफ्रीका के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पाउला जो कि गोवा में स्थित है। क्षेत्रीय केंद्र कोची, मुंबई और विशाखापत्तनम में स्थित है। यह भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की 37 घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। उसके जान लीजिए गोवा पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी तटरेखा अरब सागर के साथ फैली हुई है। गोवा अपने समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। बागा और पालोलेम गोवा के 2 प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या सार्क का संक्षिप्त रूप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? सार्क। ये क्या होता है? SAARC क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन सा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान और श्रीलंका है। संघ का सचिवालय जो 17 जनवरी 1987 को काठमांडू जो कि नेपाल में है स्थापित किया गया था। उसके जान लीजिए सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है उस क्षेत्रीय सहयोग को एक मजबूत नींव रखना, देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करना और क्षेत्र में शांति, प्रगति और स्थिरता के लिए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन लोकप्रिय है? तो ये पिंगली वेंकैया।
देखिए, भारत के ध्वज का डिजाइन को पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। वेंकैया ने गांधी को ध्वज डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें 2 प्रमुख धर्मों से संबंधित रंग शामिल हैं। हिंदुओं के लिए नारंगी और भारत के मुस्लिमों लोगों के लिए हरा है। क्षैतिज रूप से विभाजित ध्वज के केंद्र से लाल हंस राज सोंधी ने पारंपरिक चरखा को जोड़ने का सुझाव दिया, जो महात्मा गांधी के धर्म युद्ध से संबंधित था, जो स्थानीय देशों से अपने स्वयं के कपड़े बनाकर भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। गांधी ने भारत में अन्य धार्मिक समुदाय के लिए ध्वज के केंद्र में एक सफेद पट्टी जोड़ करके भारतीय ध्वज को संशोधित किया। इस प्रकार यह चरखा के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं करता है? तो यहाँ पे गढ़वाली हो जाएगा। देखिए, गढ़वाली केंद्रीय पहाड़ी उपसमूह की एक भारतीय आर्य भाषा है। यह सबसे पहले भारतीय हिमालय में उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 2.5 मिलियन से अधिक गढ़वाली लोगों के द्वारा बोली जाती है। गढ़वाली में अनेक क्षेत्रीय बोलियां हैं। गढ़वाली भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गढ़वाली प्रवासियों के द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा कि सीसा का रासायनिक प्रतीक यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पीबी हो जाएगा। ठीक है, पीबी। सीसा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक पीबी है तथा परमाणु क्रमांक 82 है। सीसा का जो उपयोग है मुख्य रूप से कार, बैटरी, रंग द्रव्य, गोला बारूद, केबल, सीथिंग, भारोत्तोलन के लिए, वजन डाइविंग के लिए, वजन पेटी, लीड क्रिस्टल, ग्लास, विकिरण सुरक्षा और कुछ धातु जोड़ने के टांके में किया जाता है। संक्रमणोपरांत धातु के रूप में वर्गीकृत सीसा कमरे के तापमान पर एक ठोस पदार्थ है। सीसा विषाक्तता आमतौर पर सीसा खाने या पीने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 आएगा कि 2016 में ग्रेट ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये कौन बनी थी? थेरेसा मे बनी थी। ठीक है, थेरेसा मे। देखिए, जुलाई 2016 में डेविड कैमरन के इस्तीफा देने के बाद थेरेसा मे कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई और ये यूके की दूसरी प्रधानमंत्री भी बनी थी। वह राज्य के 2 महान कार्यालयों को संभालने वाली पहली और अब तक की एकमात्र महिला है। उन्होंने मैटर्न में डर्न्सफोर्ड के लिए एक पार्षद के रूप में भी कार्य किया है। वह 1997 में मेडन हेड के लिए सांसद के रूप में चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। देखिए, प्रतिभा प्रहलाद एक भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखिका हैं। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की प्रवर्तक निर्देशिका भी हैं। भरतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य नृत्य है। भरतनाट्यम अपनी कृपा, पवित्रता, कोमलता और मूर्तिकला मुद्रा के लिए फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि ब्रसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जंगली सरसों का। देखिए, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जंगली सरसों का वानस्पतिक नाम है। ब्रेसिका रेपा एक पौधे की प्रजाति है जो शलजम सहित अलग अलग व्यापक रूप से खेती की जाती है। उसे जान लीजिए कि नापा पत्ता गोभी, बोमडोंग, बॉक चाय और रापिनी और ब्रेसिका रेपा सब। उसके जान लीजिए कि ओलिफेरा एक तिलहन जिसके कई सामान्य नाम है, जिसमें सेल्जम रेप, जंगली सरसों, पक्षी का रेप और की ब्लॉक शामिल है। पहला भाग पौधे के जीनस को दर्शाता है जबकि दूसरा भाग प्रजातियों को दर्शाता है। ब्रेसिका पत्ता गोभी और सरसों के परिवार में पौधों की एक प्रजाति है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि राना टिग्रीना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा एशियाई मेढक का। देखिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना को अब होप्लो बेट्राचस टाइग्रिनस के नाम से भी जाना जाता है। मेढकों की विशेषता चिकनी त्वचा, छलांग लगाने के लिए पिछलों पैर मजबूत और जालदार पैर होते हैं। अधिकांश पानी में प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं जो लार्वा यानी कि टेडपोल में विकसित होते हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।